किसी ने कहा पहले मौसम बदलता था, अब मौसम बिगड़ता है। वही हालात हम देख रहे हैं चारों ओर। कभी गर्मी, कभी सर्दी, तापमान ऊपर नीचे होते रहते हैं। पूरी तरह ये सब कुछ हो रहा है, वो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, सब बातें मिली हुई है। मुझे याद है कि सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने जो है देश का नहीं दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था कि किस प्रकार से हमें ध्यान देना चाहिए पर्यावरण पर, प्रदूषण पर, वरना आने वाले ज़माने में ग्लोबल वार्मिंग होगी। और पूरी दुनिया के मुल्कों ने अप्रिशिएट किया था इंदिरा जी के सामान को। इतनी सोच, दूरदृष्टि थी इंदिरा जी की। आज हम देखते हैं वो स्थिति बन गई है। दुनिया के मुल्कों में तो ग्रीन पार्टी बन गई है। ग्रीन पार्टी बनना, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बनना बड़ी बात है। इसका मतलब वहाँ की राजनीति जो है उसमें एक पार्टी पूरी तरह समर्पित अपना वो कर रही है पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर। आपको याद होगा मैंने बहुत पहले कहा था कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। फिर जोड़ा उसके अंदर पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ और बेटी बचाओ। ये पांचों बातें आज भी मौजूद है, बहुत ही आवश्यक है आम जनता के लिए भी। और वृक्षों के अभाव में जो स्थिति बनती है, वृक्ष कटते जा रहे हैं। अभी अंडमान निकोबार का जो राहुल जी ने इश्यू बनाया है, उठाया है, उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए गंभीरता से। बहुत ही राहुल गांधी जी ने जाकर के वहाँ पर पूरी तरह जांच पड़ताल करके, पूरी बात समझ करके उसके बाद में इसको इशू बनाया। अंडमान निकोबार हमारे मुल्क का सबसे खूबसूरत एक द्वीप है, वो नष्ट हो जाएगा आने वाले वक्त के अंदर। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहाँ पूरी तरह राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनकी टॉप प्रायोरिटी का वक्त आ गया कि बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए देश को, देश की धरती को, देश के मिजाज को, देश के पर्यावरण को, देश के क्लाइमेट को। तो हमें उस दिशा में सोचना ही पड़ेगा, सोचने की आवश्यकता है। उसके अभाव में पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त के अंदर। हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर, कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ में क्या क्या नहीं हुआ, हमने सबने देखा है। अनेकों परिवार के लोग वहाँ बह गए थे, अनेकों परिवार के लोग, वो भी हिंदुस्तान के लोग गवाह है उसका, किस प्रकार से वहाँ पर स्थिति बदली थी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इश्यू बनते जा रहे हैं, अभी आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसके अंदर भी मैं आह्वान करूँगा लोगों को भी आगे आए वृक्ष लगाने के लिए। हम चाहेंगे कि एक अपील करें लोगों से किस प्रकार से वृक्षों का क्या उपयोग है। हर व्यक्ति, हर जो है परिवार ये संकल्प करना चाहिए कि घर के अंदर जगह है तो वहाँ पे भी, घर के आसपास है वहाँ पे भी, या जहाँ वो क्षेत्र चुने, स्कूल हो, कॉलेज हो, पर वृक्ष लगाए। वृक्ष लगाए नहीं, वृक्षों की रक्षा भी करें। इस प्रकार का माहौल बनाएंगे तब जा कर के जो ये माहौल बिगड़ता जा रहा है, जो मैंने आपको कहा कि पहले मौसम बदलता था, अब मौसम बिगड़ रहा है और सब चिंतित है उससे। तो गाड़ी पट्टी पे लाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम आम जनता जुड़े उससे। बगैर आम जनता जुड़े हुए खाली सरकार के भरोसे हम नहीं रह सकते। सरकार अपना काम करे, उनको भी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी प्रतिबद्धता से काम करना ही चाहिए दिशा के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार सरकारी होती है। परंतु अगर समाज मिल जाता है तब जाकर के वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट सफलता के साथ हो सकता है। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा पब्लिक को भी, राजस्थान वासियों को भी, कि इस दिशा में आप आगे बढ़ें। क्योंकि राजस्थान तो अपने आप में देर रात सदियों से यहाँ तो अकाल सूखा पड़ता था, एक घर के सदस्य के रूप में होता था। वो हर घर में तकलीफ आती थी उस ज़माने के अंदर। और किस प्रकार सरकारों ने अकाल रात के काम खोले हैं आज़ादी के बाद से ही, किस प्रकार से गांव-गांव में वहाँ पे पहुँचे हैं लोगों को बचाए रखा, उनको जिंदा रखा है। कितनी तकलीफ झेली होगी पश्चिमी राजस्थान के लोग भी ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलूदी, भाप,
शेरगढ़ हो, चाहे वो ओशिया हो, चाहे गोपालगढ़ या बिलाड़ा कोई हो, पूरा मारवाड़ जो है, पाली, जालोर, सिरोही, सब में जो तकलीफ आती है। और वैसे राजस्थान भर में अकाल में, चाहे वो आपके दक्षिण राजस्थान हो, दूर बांसवाड़ा के अंदर तकलीफ आती थी, तो पूरे राजस्थान भुगता था अकाल सूखेगा में। नरेगा इसीलिए शुरू किया गया, दुर्भाग्य से इन्होंने नरेगा बंद कर दिया है। 1 जुलाई से पूरा बंद हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। वरना नरेगा के अंदर भी कई जगह वृक्ष भी लगते थे, कई जगह नालियाँ बनती थी, खुदाई होती थी, पानी इकट्ठा होता था, तो पानी की रक्षा करने का भी वो भी बड़ा काम है पर्यावरण को बचाने के लिए। किस प्रकार हम पानी को संजोए रखें, कुंड में या नालियों में या घरों में टैंक बना करके। पुराने ज़माने में तो हर घर में टैंक होते थे पानी के, उसी से काम चलता था। पालर पानी कहते थे उसको। पालर पानी मतलब बरसात का पानी जो बिल्कुल शुद्ध होता था। बड़ा पानी तो आप देखते हो हैंडपम्प और ट्यूबवेल के भी पीने लायक भी नहीं होते हैं। वो ज़माना भी हमने देखा है, और मैं समझता हूँ आज भी पानी को बचाने का बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए पर्यावरण की भी रक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि राजस्थान में लोग इस बात को समझेंगे। वक्त आ गया है, इस साल तो और देख रहे हैं, पर ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं उसमें भी हिंदुस्तान में राजस्थान बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बेंसेस है। मौसम का भी बदलाव है, मौसम बिगड़ता जा रहा है, वो भी हमारे सामने है। इन सब बातों को ध्यान रखते हैं, हमारे संकल्प लेने का वक्त आ गया। धन्यवाद। सर, पर्यावरण का इशू आपने उठाया, आपने अरावली का भी इशू उठाया था, ट्वीट भी किया था, तो क्या कुछ ये जुड़े हुए हैं? अरावली का माइनिंग हो रही है वहाँ पर इलीगल, जुड़े हुए हैं। हमने जो आह्वान किया तो मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर इशू बना अरावली का, और सुप्रीम कोर्ट को रेस्क्यू माना पड़ा। सरकार समझ गई थी कि ये पब्लिक इशू बन चुका है, और सरकारी जो अधिकारी थे उसके अंदर, उनसे मैंने बात भी करी उस वक्त में, पर वो समझा नहीं पा रहे हम लोगों को कि किस प्रकार जो फैसले हुए थे पहले अरावली को लेकर के 100 मीटर का, वो तो डिजास्टर हो रहा था। दुर्भाग्य से हमारे मंत्री जो कई बार मेरे पर आरोप लगाते हैं, और मुझे इसमें राजनीति नहीं करनी है, चाहे आप सरिश का चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ। जो जिस प्रकार फैसले करवाए हैं यादव जी ने, राजस्थान के लोग और अलवर के लोग उनसे उम्मीद नहीं करते थे कि हमारा अपना जो मंत्री है केंद्र में, फॉरेस्ट का भी है, पर्यावरण का भी कोई मंत्री है मैं समझता हूँ, तो वो होकर के भी बजाय इसके यहाँ जनता को आवाज़ उठाए, वो खुद ही रक्षा करेंगे, वनों की रक्षा भी करेंगे, इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे, पर्यावरण को बचाएंगे। पर पता नहीं क्या कारण है मैं नहीं कह सकता, पर लोग कई तरह के आरोप भी लगाते हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, उनको समझना चाहिए। अभी भी समय है, वो समझ जाए। अलवर के अंदर बहुत आक्रोश है, गांव के अंदर बराबर मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी रोक, अभी बनी कमेटी कल परसों, उसका हम स्वागत करते हैं। तो उसमें भी ज़्यादातर लोग जो है ऑफिशियल लोग हैं। हम चाहेंगे जो एक्टिविस्ट लोग हैं उसको उस कमेटी में लेना चाहिए। तो सरकार में अगर ईमानदारी है, और ईमानदारी से वो चाहते हैं रक्षा हो पर्यावरण की भी और वनों की भी, और जो शिकायतें हैं अलवर में और पूरे प्रदेश में वो शिकायतें समाप्त हो, तो केंद्रीय मंत्री जी को चाहिए कि वो खुद जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है या मंत्रालय ने बनाई है, मुझे पूरा इसका ज्ञान नहीं है, वो कमेटी में खाली ऑफिशियल नहीं, एक्टिविस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के खुद के पास में है, कई कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने पहले बनाई है, वो एक्टिविस्ट राय देते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट उसके अकॉर्डिंग टू फैसले में विचार करता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। सर, अभी हाईकोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण फैसले दिए। पहले पंचायत राज चुनाव को लेके कहा कि चुनाव कराइए। अब फैसला दिया है कि आपकी सरकार का जो काम बदल दिया था, इस सरकार ने OTS जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा था जहाँ पुल बनना था, तो और टिप्पणी भी की है कि इस तरह के जो सरकार कोई काम करते है उसको बंद नहीं किया जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जा सकता। इसको लेके क्या करें? अब उसके बारे में क्या कमेंट करें, इन सरकार को समझ में आ नहीं रहा है। सरकार बदली कई बार है, हम आए वापस सरकार के अंदर,
2 बार वसुंधरा जी थी, वापस हम लोग आए, पहले भैरव सिंह शेखावत थे, तब भी हमने सरकार बनाई, बहुत भारी बहुमत से बनाई। उस वक्त 156 लोग आए कांग्रेस के, और 32 पे लगे भैरव सिंह की सरकार। तब भी हमने तीनों सरकारों के वक्त में कोई उनके फैसले नहीं बदले। हमने रिव्यू किया होगा, 6 महीने के लिए समाप्त कर दिया। और ये सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, बल्कि उद्घाटन भी नहीं कर रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैंने खुद ही मुख्यमंत्री जी, अभी मेरी चर्चा हुई, टेलीफोन से बातचीत हुई थी बर्थडे पर, मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जोधपुर का उदाहरण दिया, मैं 6 प्रोजेक्ट बने पड़े हैं वहाँ पर, आप खुद जाइए, जाके उद्घाटन कर दीजिए उनका, क्यों नहीं कर रहे। अस्पतालों की बिल्डिंग बनी पड़ी है वहाँ पर, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खड़ा है, ना कोच है ना इक्विपमेंट है। अस्पताल की बिल्डिंग शानदार बन गई है, वहाँ ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग पड़ी हुई है, ना बुक्स ला रहे हैं वहाँ पर, ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो चारों ओर जो है, ये समझ के परे कि सरकार में हो क्या गया, इस सरकार को कौन चला रहा है, ये समझ के परे है हमारे। तो सरकार चला कौन रहा है? बीजेपी चला रही है, इनकी पार्टी चला रही है। गाइड कौन करा मुख्यमंत्री जी को? या आरएसएस चला रही है राजस्थान की, या फिर जो लोग कहावत बन गई है कि दिल्ली से आता है मैसेज तब फैसले होते हैं, फैसले दिल्ली में होते हैं और इम्प्लीमेंट भी फिर ये पूरा कर नहीं पाते स्टेट गवर्नमेंट। ये भी शिकायत इनकी है। तो मुख्यमंत्री जी लक्की है ज़िंदगी के अंदर, एक पहली बार एमएलए बन के अब मुख्यमंत्री बन गए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में, बार बार मैं कहता हूँ, वो शुभकामनाएं तो स्वीकार करते नहीं हैं, और मैं शिकायत करता हूँ तो वो आलोचना करते रहते हैं। दोनों साथ साथ करो, हमारी शुभकामनाएं भी लो, हमारे सुझाव भी लो, और उनको स्वीकार भी करो, और साथ में अगर हमने कोई गलत बात कही है उनको, उसकी आलोचना वापस करो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर यहाँ तो एक तरफा मामला चल रहा है, तो तकलीफ राजस्थान वासियों को क्यों है? किसी गांव में चले जाओ, मैंने चैलेंज में देता हूँ सबको, मैंने मीडिया वालों को कहा भाई आप जाइए, हम आपको इंतजाम करेंगे जाने आएगा। राजस्थान के करीब करीब सभी गांव में आपको एक ही बातें मिलेगी, जो अभी आप सुन रहे थे बाहर, जो गांव का आदमी आया हुआ था बाप फड़ोदी का, वो क्या क्या बोल रहा था, आप चाहो तो चला सकते हो उसको अपने मीडिया के अंदर। मालूम पड़ जाए पब्लिक को, एक अचानक आ गया लड़का गाँव का, अभी 5-6 लोग आए थे, ठेठ फड़ोदी जो बॉर्डर पर है हमारे, जहाँ अकाल सूखे तो सदियों से पढ़ते गए थे, वहाँ का लड़का क्या बोल रहा था, गांव में क्या स्थिति है। तो स्थिति बड़ी नाजुक है, ये मैं कह सकता हूँ। सर, दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, डीएमके ने कहा कि हम उसमें भाग नहीं लेंगे। देखिए, तो राजनीति में कई बार फैसले होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। हो सकता है आज उन्होंने मना किया हो और कल वापस वो ठीक हो जाए। कल का मतलब कल परसों जब भी है, क्योंकि सबको जो है अभी सरकार खाली मोदी जी का, बीजेपी की सरकार का विशेष रूप से इसलिए है कि सरकार अहम घमंड और तानाशाही प्रवृत्ति की पराकाष्ठा में आ गई है। और अगर ध्यान नहीं दिया विपक्ष ने, एक नहीं हुए, तो तानाशाही प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी। जैसे राहुल जी ने कहा कि कहीं इमरजेंसी की बुराई करते थे लोग, ये खुद ही इमरजेंसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा, जो फीडबैक होगा। तो ऐसे माहौल में देश आ गया है। आप लोग, जो मैं कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को, आप सोशल मीडिया को सुनिएगा, वहाँ जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, पत्रकार मित्र बोलते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाता है, वो तो इतना दबाव में है, उसके बस की बात नहीं है। वो तो इश्यू इसलिए नहीं बन रहा हमारे यहाँ, इश्यू इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो साथ नहीं दे रहे विपक्ष का, उनकी भावनाओं का, वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पर वक्त आ गया कि मीडिया को भी चाहिए अपना धर्म और कर्म निभाए। स्थिति बिगड़ती जा रही है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, और ये बहुत खतरनाक मोड़ पे हम पहुंच गए हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं तो खुद चिंता कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा देश का। ये स्थिति बन गई। एक पत्रकार को मैंने सुना, बहुत सीनियर पोस्ट पत्रकार है, रेस्पेक्टेड पत्रकार है,
हम निराश होने लग गए हैं, वो बोल रहे हैं। इसके क्या मायने हैं आप सोच सकते हो। तो ये स्थिति बननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ज़िंदगी में चांस मिला है, 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनको चाहिए अपना आप में बदलाव लाए, वो अभी वक्त है। राहुल गांधी से बात करे, विपक्ष से बात करे, विपक्षी पार्टी से बात करे, अपनी गलती स्वीकार करे और ऐसी स्थिति बनाए देश में कि पक्ष विपक्ष जो है, कम से कम जो परंपराएं चली आ रही है आज़ादी के बाद में, हम पाकिस्तान तो है नहीं यहाँ पर, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अलग परंपरा रही है, पक्ष विपक्ष साथ भी हुआ, पहले वाजपेयी जी के वक्त में साथ भी हुआ था। तो क्यों नहीं अभी भी जो है जिस प्रकार का माहौल बना दिया वो खतरनाक माहौल है। हर नौजवान चिंतित है, बेरोजगारी के अलावा महंगाई, गरीबी, अमीर और गरीब का भेदभाव, इतना भयंकर गैप हो रहा है आपस के अंदर गरीबी में और अमीरी में कि लोग चिंतित हैं। कुछ घराने जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बार बार राहुल जी बोलते हैं अडानी अंबानी, वो तो एक सिंबल ही बोलते हैं। अंबानी या अडानी के बोलने का मतलब खाली 2 ही नहीं है। राहुल जी की भावना ये भाई कि ऐसे जो कुछ लोग हैं, चंद लोग, उनको फ़ायदा मिल रहा है देश के अंदर एक तरफा, और मोदी जी उनके प्रो है, ये राहुल गांधी जी का आरोप है। तो ये तो स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुई है उसको लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने खुद ने उठाए हैं। ट्रम्प साहब कभी दोस्त कहते हैं, कभी दुश्मन कहते हैं मोदी जी को। और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में दूसरे देश का राष्ट्रपति अनर्गल बातें करे, कभी दोस्त, कभी क्या मैं इनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा, कभी हिंदुस्तान के बारे में कमेंट कर देते हैं और हम चुप रहते हैं। मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? अगर मोदी जी एक धमाका कर दे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, आप देखो फिजा बदल जाएगी देश के अंदर। सर, एक पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले विधायक लोग सब चले गए, अब सांसदों के भी पार्टी छोड़ के जाने की, मेयर इस्तीफा दे रहा है। ये मैंने पहले कहा था जब मैं गया था कलकत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अभी चुनाव में, तब मैं कह के आया था ये बंगाल है, यहाँ का संस्कृति, संस्कार, त्याग बलिदान अलग ढंग का है। और यहाँ के लोग भी, जब 36 साल का राज था CPM का, तो कैडर ऐसा बन गया उनका कि जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो वो कैडर इधर आ गया, अधिकांश लोग। अब ममता बनर्जी चुनाव हारी है, वो कैडर बीजेपी में घुस गया है। अब वो पता नहीं, मैं तो चाहूँगा वहाँ की जनता को रिलीफ तो मिले। अब इतनी जनता त्रस्त है वहाँ पर, बंगाल की जनता इतनी त्रस्त है वहाँ पर, उनको कम से कम अब जिस प्रकार तोड़ फोड़ तो इनका फितरत में है बीजेपी के, RSS के, ये जो टूट रही है 50-60 क्या 80 MLA में 60 टूट गए लगभग, और MP चुनने के टूटने की बात आ रही है। आप सोच सकते हो कि जो माहौल देश में बन गया है डरावना, भय का, ये भी उसी का परिणाम है। ये जो बीजेपी और NDA गवर्नमेंट का जो भय, आतंक है देश के अंदर, उसका परिणाम है कि भाई कभी भी सरकार कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। ED भेज देंगी, CBI भेज देंगे, गलत सलत कुछ नहीं देते वो लोग, जो बेचते हैं तो बेच देते हैं, टारगेट बना के बेचते हैं। तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर बहुत खतरनाक बन गई है, इसलिए सरकारें टूटती है। मैं बार बार क्या कहूँ, राजस्थान बच गया हमारा, हमें तो गर्व है कि हमने राजस्थान बचा लिया। बीजेपी ने और अमित शाह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कमी नहीं रखी थी उस वक्त में। हमारे विधायकों की मीटिंगें उनके घर में होती थी, मानेसर से जाते थे वहाँ पर, इसी धर्मेंद्र प्रधान के घर में जाते थे मीटिंग, अमित शाह जी वहाँ आते थे। इतना बड़ा इन्होंने षड्यंत्र किया, उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इनको 2 हवलदार भेजे यहाँ MLA को लेने के लिए, और 2 हवलदार में 1 हवलदार खाली गया, इनका MLA गई नहीं। तब इनको समझ में आ गई हमारे खुद के बीजेपी के MLA टूट रहे हैं, तो उल्टा नहीं जाएगा कहीं, तब डर के मारे फिर लीडर हो गए। इसलिए इतना तमाशा जो हो रहा है बंगाल में, हम तो उसको उसी जोड़ के देख रहे हैं, डर और भय MLA के अंदर भी है। हॉस्टलिंग हो रही होगी। जब कर्नाटका में, महाराष्ट्र में
और राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हॉस्टलिंग हो सकती है। 50 करोड़ दिए वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, ये सुनने में आता वहाँ। किससे कहते हैं 50 करोड़? 35 करोड़ के सौदे और जगह हुए दूसरी जगह पर। राजस्थान शहीद हो गए, एडवांस दे दिए पैसे लोगों को, 10-10 करोड़ एडवांस दे दिए, वापस दे लिए। क्या बात करो, इस देश में क्या हो रहा है? कोई बोल नहीं रहा है। युवा पीढ़ी जो है वो चिंतित नहीं लग रही मुझे। मैं बार बार आह्वान करता हूँ युवाओं को, छात्रों को, देश को बचाना जिम्मेदारी आपकी भी है। आप भी जब आगे आने वाले वक्त में आपका जमाना आएगा तो कैसा मुल्क आपको मिलेगा ये देखना पड़ेगा। हमें तो सब कुछ मिल गया ज़िंदगी के अंदर, जो हमें करना था लाइफ के अंदर, हम सब कुछ संतुष्ट हैं। खूब काम किया जम के, खूब चांस मिले में कांग्रेस से भी, इंदिरा गांधी से लगा करके, राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल गांधी हो। गांधी परिवार का भी पूरा विश्वास हमारे ऊपर रहा। हमें तो सब कुछ मिल गया। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ, चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई युवा हो, वो कैसे आने वाले वक्त में इस देश की मजबूती में अपने आप को समर्पित कर सके, प्रतिबद्ध कर सके और कामयाब हो सके। लाइनें काटने के बजाय लाइनों को बड़ी करनी पड़ती है खुद की। दुर्भाग्य से राजनीति क्या है, एक दूसरी लाइनें काटो और अपनी लाइन बड़ी बताओ, वो सब फेल हो जाते हैं। आगे वही बढ़ेगा जो लाइन को बड़ी करने के लिए प्रयास करेगा। ये मेरा संदेश है सभी को। उनको चाहिए, नेताओं को भी, अपनी लाइनें बड़ी करने के लिए राजनीति कर दें, दौरे करे, गांव में जाए, गरीबों के बीच में जाए, गरीब बस्तियों में जाए, शेड्यूल कास्ट की बस्तियों में जाए। परंपरा थी कांग्रेस की, सब खत्म हो गई है। इसलिए मेरा मानना है कि स्थिति बड़ी विकट है देश के अंदर। युवा पीढ़ी को मैं आह्वान कर सकता हूँ। मैं अभी अपना आप को समर्पित भी करना चाहता हूँ। अभी ये पर्यावरण को लेके, प्रदूषण को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके, ये विषय भी मेरा पॉलिटिक्स के साथ साथ ये भी चलेगा। आज सिलो किसी बीमारी लोग मर रहे हैं, प्रदूषण ही वो। मैं भरतपुर जा गया, गाँव में सिकंदरा गया, विधवा की विधवा है गाँव के अंदर, सबके हस्बैंड मर गए बेचारे। क्या कहते, मैं जा रहा हूँ करौली, जा रहा हूँ करौली के अंदर, वहाँ बताया कि कई गाँव ऐसे जो विधवा है, वहाँ पर विधवा ही है, विधवा का। अभी तो यार इश्यू है राजस्थान के लिए, ना मीडिया उठा रहा है। मीडिया को पता नहीं क्या हो गया, मीडिया क्यों नहीं उठा रहे इन बातों को? कोई कोई न्यूज आती है, देखते हैं, कि वो उठाते भी हैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ता भी हूँ। इश्यू बनने चाहिए। समाज अपेक्षा करता है मीडिया से, सामाजिक सरोकार मीडिया निभाएगा, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपका विजुअल मीडिया हो। धन्यवाद। तो राहुल गांधी आए थे भी पुष्कर, तो क्या हो गया? तो उन्होंने आपकी गवर्नेंस की तारीफ करी थी कि हमने जो मुख्यमंत्री दिया था वैसा मुख्यमंत्री प्रदेश में भाजपा या किसी। देखिए, राहुल गांधी जी की नेचर है। पहले जब मैंने 10 साल पहले 2009 के अंदर मेडिसिन फ्री करी, दवाएं फ्री करी थी ना, तब उन्होंने, क्यों वो बड़ा निर्णय माना जाता था उस जमाने के अंदर। दवाएं फ्री का निर्णय उस वक्त बहुत बड़ा माना जाता था। और राहुल जी ने कई राज्यों में जाके कहा, राजस्थान गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने दवाएं फ्री कर दी है। लोगों को आश्चर्य होता था दवाओं का। बाद में हमने तो टेस्ट फ्री कर दिए, हमारे फ्री, CT स्कैन फ्री, सब कुछ फ्री, डायलिसिस फ्री, और बाद में हमने 25 लाख का बीमा कर दिया। और हर राज्य सरकारें हमारे उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करने का प्रयास कर रही है। इसलिए ये तो सौभाग्य राजस्थान के हमारे यहाँ पे ऐसी स्कीमें लाए हैं हम लोग, जिनकी तारीफ सब करते हैं। तो अगर राहुल जी ने की होगी वहाँ पे, मैं तो था नहीं मीटिंग के अंदर, तो उनका मैं समझता हूँ वो जानते होंगे इस बात को। उनको बताया होगा लोगों ने कि भाई राजस्थान में स्कीमें, कि आज भी सरकार जाने के बाद में भी आज हर गांव में लोग याद करते हैं, हमारी स्कीमों को याद करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किया है वो राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गया इतिहास के अंदर। लोग तो यहाँ तक कहते हैं ना भूतो ना भविष्य, तो लोग उम्मीद नहीं करते आगे भी ऐसा होगा क्या। ये अगर लोग कमेंट आते हैं रोज़ के रोज़, तो आप समझ सकते हो कि कामों के
मैनिफेस्टो के हमारी ये जो बजट घोषणाएं थी किस रूप में लागू हुई होगी कि पूरे देश में हर राज्य में चर्चा राजस्थान की स्कीमों की होती है। मैनिफेस्टो बनते हैं तो राजस्थान के मैनिफेस्टो को या मैनिफेस्टो क्या हमारे घोषणाओं को साथ रख कर के सामने रख कर के बनते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ मुझे लोग ये बातें कहते हैं। ये राजस्थान की जनता का भी सवाल यह है कि इस प्रदेश के अंदर गांव-गांव में हम भूल जाते हैं, गाँव वाले याद दिलाते हैं इसके मौके। तो अब ये भी था, पशुओं की इलाज फ्री कर दिया हमने, दवाएं फ्री करी पशुओं की, इन बातों को लोग याद करते हैं।